नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीव विज्ञान का प्रीवियस ईयर देखते हैं, जो कि आपके ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2022 और एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, वो सभी इस बुक में है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कंप्लीट बायोलॉजी। तो आज इसका पहला वीडियो है, इसी तरह से और वीडियो आते जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? यानी कौन सी शाखा जो है वो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। दैट मीन्स आनुवंशिकता के कारण ही प्रत्येक जीव जो होते हैं उसके गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन के द्वारा 1906 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य दैट मीन्स फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल, पौधे के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। यानी कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। यानी साइटोप्लाज्म जो है वो कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है और सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी क्या है? तो ये है शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये आंसर बी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी के अंतर्गत मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी ये उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है। ऑप्थेल्मोलॉजी ये आँखों का चिकित्सीय अध्ययन है, ऑप्थेल्मोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ये मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन का अध्ययन है। पिसीकल्चर ये मत्स्य पालन का अध्ययन है। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन है और एवीकल्चर ये पक्षी पालन का अध्ययन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये रेशम के कीटों का पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन इथोलॉजी करता है। कौन करता है? तो इथोलॉजी। इटियोलॉजी के अंतर्गत रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, यानी कि रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी के अंतर्गत। एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन है। इथोलॉजी ये पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन है और एथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो है ये रक्त से संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी ये वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन है और वायरोलॉजी ये विषाणुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट
संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का अध्ययन करता है। यानी फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी के अंतर्गत इसमें आनुवांशिकता के तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से समानता या सामना करते हैं कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी। यानी पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है एंड्रोलॉजी।
एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एस्टाकोलॉजी में क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में शरीर रचना यानी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध यानी लिगामेंट्स का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर और अग्नाशय पेनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जीरिएट्रिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों यानी ओल्ड पीपुल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी में धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नोथोलॉजी में धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान, इसमें शरीर रचना, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन किया जाता है। सरोविज्ञान यानी लिम्नोलॉजी, इसमें नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जो है ये जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। यानी एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। वहीं माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष
आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसको प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। ये प्राइमेटोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति की यानी एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें तो एंथ्रोपोलॉजी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ए, यानी मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी जो है ये छिपकली का अध्ययन है। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसको बोलते हैं एथनोग्राफी। यानी एथनोग्राफी जो है लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, जिसको जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोटोलॉजी कहते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी ये मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी इसमें मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी इसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? इसको जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ये कैंसर से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सीय विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। इसे कर्क रोग कहते हैं। यानी कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है। अस्थि सुशिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता यानी कि रेनल फेल्योर वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। कवक विज्ञान क्या है? यानी कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है तथा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? तो ये जो अध्ययन है ये सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया यानी मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है।
टैक्सोनॉमी जो है ये जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति यानी स्पीशीज को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी या वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उत्तक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जानवरों के पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, कोशिका। इसमें हम लोग कोशिका का सिद्धांत, कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य, इसके बारे में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतु कोशिका से, यानी एनिमल सेल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राककेंद्रिकियों यानी प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? यानी प्रोकैरियोट्स में क्या चीज़ मौजूद नहीं होता है? तो इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है वो मौजूद नहीं होता है। कोशिका के केंद्र का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राक केंद्रकियां मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतः प्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से
किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज के विघटन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? यानी कि ऊर्जा करेंसी जो होती है वो एटीपी होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग, प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से 5 के बीच होता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का है। अगला प्रश्न है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? यानी ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया जो होती है ये कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ये 50S और 30S होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका के जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। अगला प्रश्न है, प्राक केंद्रकी कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों से
गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि झिल्ली बंद कोशिकांगों की मौजूदगी, ये गलत है। बाकी बात, अत्यधिक छोटा आकार ये सही है। एकल गुणसूत्र ये भी सही है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, ये भी सही है। प्राक केंद्रकीय कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो लगभग इससे 30.5 किलो मोल ऊर्जा मुक्त होती है। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिकाओं में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो अंतःद्रव्य जालिका जो है ये खत्म कर देता है। अंतःद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रीय कोशिकाओं यूकैरियोटिक सेल्स में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो चपटी कोशिकाएं जो होती है ये सल्की उपकला में होती है। सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट को फाइंड करना है। पहला है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। नहीं, ये तो गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता।
बल्कि पाइरूवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकाओं की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? इसके द्वारा औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। कशेरुकी प्राणियों या जीवों के यकृत कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विष का निरावशीकरण या निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों A और B में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? तो पहला है, कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? दूसरा है, विभाजन B कब और कहाँ होता है? ये पिक्चर दिया गया है इसमें। ये पिक्चर है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। यानी कि पिक्चर A में जो दिया है, ये पिक्चर A जो है ये समसूत्री विभाजन है और B जो है ये अर्धसूत्री विभाजन है। दूसरा, युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी युग्मकों के निर्माण के लिए जो जनन कोशिकाएं हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों यानी कि गैमेट्स के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं यानी कि जर्म सेल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? यानी कि प्रोटीन कारखाने के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित या निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 ईस्वी में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अतः प्रद्रव्य जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उनके साथ साथ लाइसोसोम भी अपने स्वयं के एंजाइमों द्वारा अपनी स्वयं की कोशिकाओं के पचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया, यह जो है ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज जो है वो किस प्रकार की गई? तो ये कॉर्क का निरीक्षण करते हुए की गई। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त तथा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट
पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के इन संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतुओं कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये कौन सा है? तो ये है प्लाज्मा झिल्ली। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर
निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ये मेटाफेज का गठन करता है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? तो ये कोशिका है। अगला प्रश्न है, पुटिकाओं यानी वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ये गोल्जी काय है। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जी काय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित झिल्ली निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं कराने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम जो है ये अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क और गुर्दे में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म, गोल, इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांग में से
किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग्स कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने 1955 में की। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम डैश में बनाते हैं। ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। किससे? तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ये जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांग को क्लांत भी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां यानी वैक्यूल्स पाई जाती है। तो ये गलत है। यानी पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में
बड़ी रिक्तियां यानी कि बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अगला ऑप्शन है पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, तो ये पॉइंट सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो ये भी सही है। हम लोग देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस। पहला कि आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, यानी पादप कोशिका जो होती है वो जंतु कोशिका से बड़ी होती है। वहीं जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप में रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है, वहीं जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लसिका। लसिका जो है एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी हमको बताना है कि अर्धसूत्रण के लिए क्या सही नहीं है। तो इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं 78 का, यानी आंसर बी होगा। यानी कि पहला है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये गलत है और आंसर इसका यही होगा बी, यानी कि हमें गलत ही बताना था। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। जनन ग्रंथि यानी गोनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, तो ये भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है और यह 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला अर्धसूत्री 1 और दूसरा अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है।
अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? यानी किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो नाभिक है। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम जो है वो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशा में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? यानी पशु की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन है। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल जो है वो कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। कोशिका यानी सेल जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के
शरीर का एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला, केंद्रक एवं केंद्रिका, फिर जीवद्रव्य, गोल्जी-काय, कणाभ सूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम एंड लवक। जीवद्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% तथा अकार्बनिक लवण 1% होता है। यानी जीवद्रव्य में जल जो होता है, वाटर, वो लगभग 80% होता है, प्रोटीन 15% होता है, वसा 3% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है और अकार्बनिक लवण 1% होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका का सिद्धांत है, ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन यानी ओमनिसिस सेलुला ई सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रोसंक यानी प्रेयोन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। यानी कोशिका सिद्धांत जो है वायरस, वायरॉइड और प्रेसांक यानी प्रेओन पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती की थैली कहा जाता है। डीएनए ये गुणसूत्र हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि सी, बी और 1 हो जाएगा। 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीनों की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के संरक्षित और नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके
कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक सेल है। नाभिक जो है सेल का नियंत्रक केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, यानी मध्य रेखा पर मेटाफेज चरण में होते हैं। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं यानी कि जर्म सेल्स के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं यानी मेरिस्मेटिक सेल्स में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित होती है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका यानी डिवाइडिंग सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पादप सेल यानी कि पादप कोशिका प्लांट सेल। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, यानी कोशिका जो है वो पादप में कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या वेहिकल्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो ये तो दिया हुआ है, ये है ऊपर, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये वेहिकल्स है। तो कोशिका जो है वो कहाँ पाई जाती है, देखिए ऑप्शन है प्रोसिरे, बीज, जाइलम या जड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि जड़ में। चित्र में दिखाए गए कोशिका पादपों के जड़ों में पाई जाती है। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं है। पादप कोशिकाएं जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो जल की मात्रा का संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। अगला प्रश्न है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पौधों में अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिसके कारण उन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसे कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ पौधों को जानवरों की तरह
भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं, जिनके मध्य लैमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल एवं अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकाओं के सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी एक रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। अगला प्रश्न है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो पर्णहरित जो होता है ये हरित लवक में मौजूद होता है। हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग
केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो लवक जो होता है वो केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट और वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पर पाते हैं? इसका ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये 3 तीर 4 ये दिखाए गए क्षेत्र में। इसका व्याख्या देखते हैं। आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र रसधानी यानी वैक्यूल्स जालिका में पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन एवं तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? ये अवर्णीय लवक करता है। अवर्णीय लवक जो है ये पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग लवक यानी प्लास्टिड्स के 3 प्रकार होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णीय लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और सेल या वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है। अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से यानी डार्क साइड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये कोशिका जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पत्तियों और प्रोहों में पाई जाती है। इसकी व्याख्या है, चित्र में दिखाए गए प्रकार की कोशिका पत्तियों और प्रोहों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुतक कोशिकाएं एरेनकाइमा सेल्स
डैश में पाई जाती है। तो एरेनकाइमा सेल्स जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है ये जलकुंभी में पाई जाती है। वायुतक कोशिकाएं यानी एरेनकाइमा सेल्स जलीय पौधों जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश यानी गैप होते हैं तथा उनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है। उन्हें वायुतक कहते हैं। इन वायुतक को वायुकोष्ठ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। एपिकोप्लास्ट आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीयक एंडोसिम्बायोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों और कुछ पत्तियों में जैसे जड़ों में कैरोटीनॉइड वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषक वर्णक जो है ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन यानी इनफोल्डिंग में उपस्थित होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं। कहाँ? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतु कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसको सेल्यूलोज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? यानी हरित लवक जो है
ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। यानी हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक जो है केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। लवक यानी प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक है। इसमें जैंथोफिल और कैरोटीन लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो एंथोसाइनिस जो है वो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि हीमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद है। ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छुओं में पाया जाता है। हीमोसाइनिन जो है ये ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, यह रक्त को लाल बनाता है तथा सभी कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी में पाया जाता है। हीमोइरेथ्रिन, यह रक्त को गुलाबी बनाता है। हीमोइरेथ्रिन जो है वो रक्त को गुलाबी बनाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये पशु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन बोला गया है कि पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बाकी बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो होते हैं ये सभी पशु कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग वह पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो है ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। हम लोग अगला क्लास में ये उत्तक का कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी जेई में पूछा गया है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।